इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय परिसीमन अधिनियम 1963। 5 अक्टूबर 1963 को इस अधिनियम में हस्ताक्षर हुए और 1 जनवरी 1964 को ये लागू हो गई। इस अधिनियम में कुल 32 धाराएं हैं और एक अनुसूची है। 32 धाराओं को 5 भागों में बांटा गया है और एक जो अनुसूची है उसमें 137 अनुच्छेद हैं। भारतीय परिसीमन अधिनियम एक स्थानीय विधि है। यह किसी के ना तो अधिकार को सृजित करती है ना ही अंत करती है, यह केवल उपचार को बाधित करती है। इस अधिनियम में एक में तो संक्षिप्त नाम हो गया आपका, 2 में परिभाषाएं दी गई हैं। परिभाषा में 14 पॉइंट है। 14 को आप 5-5 करके आप तैयार कर लीजिए। जैसे क्या है, एप्लीकेंट हो गया, एप्लीकेशन हो गई, प्रॉमिसरी नोट हो गया, बॉन्ड हो गया और डिफेंडेंट हो गया, प्रतिवादी हो गया। 5 ही हो गए। फिर 5 का एक क्लास बना लीजिए। ईचमेंट सुखाचार हो गया, विदेशी हो गया, विदेश मतलब फॉरेन कंट्री हो गई, गुड फेथ हो गया और वादी हो गया। इसके बाद परिसीमन काल हो गया, 10 ही हो गए। अब बचे 4, प्रॉमिसरी नोट्स, सूट, टॉड और ट्रस्टी। ये 4 हो गए। इसको याद करने का तरीका यही है कि पहले 5 फिर 5 फिर 4 में बांट लीजिए और फिर याद कर लीजिए। कभी भी प्री में आए तो आप गिनती से निकाल लें या ABCD से उसको निकाल लें। 3 में क्या दिया है कि परिसीमा काल का वर्जन। क्या मतलब है? चाहे वाद हो, अपील हो या आवेदन हो। अच्छा, पूरे अधिनियम में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कहाँ वाद, अपील और आवेदन है, कहीं पर केवल अपील और आवेदन है, कहीं क्या है कि वादी क्या कर सकता है कि डिक्री के निष्पादन में है या वाद में है। तो वो चीज़ थोड़ा ध्यान रखना कि कहाँ पर ये लागू हो रही है। तो 3 में क्या कहा गया है, धारा 4 से 24 तक, चाहे वाद हो, अपील हो, आवेदन हो, यदि परिसीमा काल के बाद वाद दाखिल किया गया है और प्रतिवादी ने चाहे तो विरोध किया हो या ना किया हो, वाद खारिज कर दिया जाएगा। 3 ये कहती है। फिर इसमें 3 पॉइंट ये दे दिए, वाद संस्थित कब माना जाएगा। भाई वाद संस्थित तब माना जाता है जब उचित ऑफिसर के सामने प्रस्तुत किया जाता है, या अकिंचन के रूप में कब माना जाता है, जब अकिंचन के रूप में वाद लाने की इजाज़त के लिए आवेदन किया जाता है। और कंपनी की दिशा में जब परिसमापन किया जा रहा है तो जब कंपनी एक्ट कंपनी के बारे में दिया गया है। इसमें मुजरा और प्रतिदावा भी लागू होता है। 3 चीज़ आ जाती है, मुजरा भी, प्रतिदावा भी। भाई मुजरा क्या, हमने वाद दाखिल किया कि हमें इनसे 1 लाख रुपये चाहिए, उसने प्रतिदावे में क्या कहा कि हमारा भी इन पर 50,000 रुपये बनता है। तो ये क्या हो गया, मुजरा, कि हमने 1 लाख रुपये मांगा था और उसने कहा हमारा भी 50,000 बाकी है, तो 50,000 वो हटा दिया जाए और वो 50,000 देने को तैयार है। इसे कहेंगे सेट ऑफ या मुजरा। और प्रतिदावा में क्या होता है, काउंटर क्लेम। हमने एक आदमी पर वाद दाखिल किया कि हमें इनसे 1 लाख रुपये चाहिए, उसने अभिवचन में क्या कहा, उसने क्या कहा, हमको उस आदमी को हमसे 2 लाख चाहिए। हमने 1 मांगा था, उसने क्या किया, हमसे 2 लाख मांग लिए। ये दावा नहीं, मुजरा नहीं हुआ, प्रतिदावा हो गया, काउंटर क्लेम। हमने क्लेम किया, उसने काउंटर क्लेम कर दिया। ठीक। 4 में क्या दिया है, जिस दिन वाद दाखिल होना है, वाद दाखिल होने की मतलब क्या है, आखिरी सीमा है। चाहे वाद, आवेदन, अपील, आखिरी दिन है और उस दिन कोर्ट बंद है। उस दिन कोर्ट बंद है, चाहे थोड़ी देर के लिए बंद हो। तो हम कब वाद दाखिल कर सकते हैं, वाद दाखिल कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, जिस दिन कोर्ट खुले। यही चीज़ CRPC में 471 में आप देख सकते हैं। मतलब यदि संडे है या संडे के अलावा 2-3 छुट्टियां और हैं तो वो भी इसी में शामिल हो जाएंगी। मतलब कहने का जब कोर्ट खुलेगा तब है। 5 में क्या दिया है, कुछ में किसमें, वाद, अपील और आवेदनों में समय सीमा समाप्त हो जाती है तो न्यायालय इजाज़त ये दे देता है कि भाई आप वाद दाखिल कर लो। किसमें, ध्यान रखिएगा, वाद में नहीं है, अपील और आवेदन में। और कोई भी आवेदन जो आदेश 21 से भिन्न हो, CPC के आदेश 21 से भिन्न हो। और
जो दाखिल करना चाहता है और वो न्यायालय को ये समाधान कर देता है कि किसी त्रुटि के कारण किसी जानकारी नहीं मिल पाई थी, आ नहीं पाया था, वकील साहब के डेट गलत लिख गई थी, ऐसा कुछ कर देता है कि न्यायालय संतुष्ट हो जाता है कि हाँ यार ये जायज़ है, टाइम पे नहीं आ पाया है, तो उस परिसीमा काल को विस्तार करके वो बढ़ा देगा और आपका बात स्वीकार कर लेगा, सर अपील या आवेदन स्वीकार कर लेगा। ठीक है ना। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिए कि धारा 5 में जो अधिकार है न्यायालय का, वो विवेकी अधिकार है। आपने संतुष्ट भी कर दिया, न्यायालय संतुष्ट नहीं हो रहा है, तो आप हक के तौर पर वाद दाखिल नहीं कर सकते। 6 में क्या है? विधिक निरयोग्यता। विधिक निरयोग्यता मतलब क्या है? चाहे वाद दाखिल करना हो, चाहे डिक्री के निष्पादन में हो, चाहे वाद दाखिल हो, चाहे डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन करना हो आपको। जब आपका टाइम शुरू होता है आवेदन करने का, हक मान लीजिए आज से शुरू होता है, किसी व्यक्ति का किसी दावे के शुरुआत करने का हक मान लीजिए 1 जनवरी से शुरू होता है और 30 दिसंबर को क्या हो जाए, या अप्राप्त वय हो, जड़ हो या विकृचित हो, विकृचित है, तो उसका परिसीमन काल तब तक टलता रहेगा जब तक कि निर्योग्यता खत्म न हो जाए। जब समाप्त हो जाएगी तो फिर से उस समय से उसका परिसीमन काल शुरू होगा। मतलब किसी वाद के लिए परिसीमा काल की शुरुआत होने से पहले कोई व्यक्ति क्या हो जाता है, पागल हो जाता है, तो उसका परिसीमन काल तब तक रुका रहेगा जब तक ठीक नहीं हो जाता है। ये 6(1) में है। 6(2) में क्या कह दिया? ये 2 निर्योग्यताओं से ग्रसित है, तो जब तक दोनों निर्योग्यताएं ठीक नहीं हो जाती हैं तब तक समय परिसीमन काल रुका रहेगा। अर्थात जब ठीक हो जाएगा, जितना समय बाकी होगा मान 3 साल बाद लाने का, तो ठीक होने के 3 साल बाद ला सकता है। चौथे में क्या, तीसरे नंबर पे क्या दिया है? 6(3) में जो निर्योग्यता जब चल रही थी और निर्योग्यता के अधीन वो मर जाता है, तब क्या होगा? तो उसका पुत्र उतने समय में जितना कि पिताजी वाद ला सकते थे वो वाद ले आएगा। 4 में क्या कह दिया गया कि पता लगा पिताजी तो निर्योग्यता के अधीन जब वाद लाने का अधिकार था उससे पहले निर्योग हो गए और मर गए, बेटा फिर क्या है, अनसाउंड माइंड है, जब तक बेटा सही नहीं हो जाता है तब तक वाद का चलना रुकता रहेगा, वाद जब बच्चा ठीक हो जाए तब वाद ले आए। और 6(5) में क्या कहा गया है? 6(5) में ये कह दिया गया कि एक बार बात चलना शुरू हो जाता है तो फिर पाश्चिक निर्योग्यता से नहीं रुकेगा। मान लीजिए कोई आदमी को वाद लाना था 1 जनवरी से और वो निर्योग भी नहीं था, ठीक था, लेकिन 3 साल के अंदर वाद लाना था और 1.5 साल के अंदर बाद वो क्या हो गया, अनसाउंड माइंड हो गया। अब उसके विधिक प्रतिनिधि के पास सिर्फ 1.5 साल का टाइम है और वाद दाखिल करें। ठीक है ना। तो मतलब जब एक बार समय चलना शुरू हो जाए तो पाश्चिक निर्योग्यता या अयोग्यता से नहीं रुकता। इसको बहुत अच्छी तरह नॉर्मल डिफाइन करेंगे हम लोग। 7 क्या कहती है? 7 में क्या कहा गया है कि किसी वाद के या डिक्री के निष्पादन के आवेदन में संयुक्त आवेदनकर्ताओं में, मतलब कई लोग हैं, संयुक्त आवेदनकर्ताओं में से यदि कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति, 4-5 लोग हैं, कोई एक व्यक्ति निर्योग्यता के अधीन है और उसकी सहमति के बिना बात का उन्मोचन हो सकता है, तो जितने 4 लोग थे सबके खिलाफ समय चलना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन यदि कोई ऐसा व्यक्ति निर्योग्य है, उसकी सहमति के बिना वाद का उन्मोचन नहीं हो सकता है, तो तब तक समय रुका रहेगा जब तक कि वो व्यक्ति ठीक ना हो जाए। 7 ये कहती है। 8 में क्या है? विशेष अपवाद वाले मामले हैं, चाहे 6 वाले मामले हो चाहे 7 वाले मामले हो, सुफा अधिकार के लागू नहीं होंगे, चाहे वाद के या आवेदन को 3 साल से अधिक का, इसमें 3 साल वाला मामला बहुत आता है, 3 साल से अधिक तक की विस्तारित करने वाला नहीं समझा जाएगा। ये 8 कहती है। 9 क्या कहती है? वही चीज, वाद और आवेदन में जब एक बार समय चलना शुरू हो जाता है तो पाश्चिक निर्योग्यता से वो नहीं रोकता है, परंतु जहाँ किसी लेनदार की संपदा का प्रशासन पत्र किसी ऋणी द्वारा अनुदत्त किया गया है, तो वहाँ परिसीमा काल का चलना तब तक रुका रहेगा जब तक कि प्रशासन चलाता रहे। मतलब एक बार टाइम शुरू हो जाता है वाद या आवेदन लाने का तो पाश्चिक निर्योग्यता या अवसर से नहीं रुकता है। 10 में क्या है? कोई ट्रस्ट है, ट्रस्ट के खिलाफ हमें वाद लाना है, कुछ जमीन ले ली ट्रस्ट ने या कुछ भी ले लिया, तो ट्रस्ट के खिलाफ
वाद लाने की कोई परिसीमा काल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ट्रस्ट में क्या है, किसी ट्रस्ट के खिलाफ हमें वाद लाना है, उसके हित प्रतिनिधि के, उन्हें ट्रस्ट ने संपत्ति ले ली है या कोई अन्य है, हमें उनके खिलाफ वाद लाना है तो कोई परिसीमा काल नहीं है, ये कहती है 10। 11 ये कहती है, पता लगा भारत से बाहर कोई समझौता हुआ या कोई बात हुई और हम वाद ला रहे हैं भारत में, तो क्या कहा था हमने शुरुआत में कि ये लेक्स फोरी, मतलब ये एक स्थानीय विधि है, तो यहाँ का ही लिमिटेशन एक्ट लागू होगा। और ध्यान रखिए ये एक प्रक्रिया विधि भी है। भाई प्रक्रिया विधि कौन किसी हैं आपको पता है, CRPC, CPC, एविडेंस, SRA और लिमिटेशन, 5 ये क्या है, प्रक्रिया विधि है। और कोई विदेश में है तब तक नहीं लागू होगा जब तक कि डोमिसाइल दोनों का वहाँ का ना हो। 12 में क्या है, 12 में ये दिया हुआ है कि भाई वाद का वर्जन है, कौन सा दिन अपवर्जित कर दिया जाएगा। वाद, अपील और आवेदन, 12 क्या कहती है, वाद और अपील आवेदन, जिस दिन से तिथि की गणना की जानी है वह तिथि को अपवर्जित कर दिया जाए। जैसे आज से गणना की जानी है तो आज का दिन हटा दिया जाएगा, कल से गणना की जाएगी। 12(2) में क्या कहा गया है, किसी आवेदन के लिए, किसी अपील के लिए, आवेदन के लिए, अपील की इजाजत के लिए पुनरीक्षण, जिसका पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन इप्सित है, तो परिसीमा काल की गणना करने में वह दिन अपवर्जित कर दिया जाएगा जिस दिन निर्णय सुनाया गया था, और किसी निर्णय, डिक्री, आदेश जिसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण इप्सित है, प्रतिलिपि प्राप्त करने में जितना टाइम लगता है ना वो वापस हो जाएगा। मतलब उतना प्रतिलिपि प्राप्त करने जो टाइम लगेगा वो लिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत उतना समय अपवर्जित कर दिया जाएगा। चाहे डिक्री या आवेदन, यही चीज 12(3) में दिया है, चाहे डिक्री या किसी आदेश की आवेदन के लिए जिसका पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन इप्सित है, या डिक्री या आदेश की इजाजत के लिए आवेदन के लिए निर्णय की कॉपी प्राप्त करने में टाइम लग रहा है। और 12(4) में क्या है, पंचाट को वापस कराने के लिए किसी न्यायालय में लाना है और पंचाट की कॉपी प्राप्त करने में जो टाइम लग रहा है वो अपवर्जित कर दिया जाएगा। ये कहा गया है 12 में। 13 क्या कहती है, अकिंचन के रूप में जो आवेदन दिया जाता है, जो कोई व्यक्ति अकिंचन के रूप में वाद लाने के लिए आवेदन करता है, गरीब आदमी है, जैसे कि आपको CPC 33 में दिया गया है कि क्या है, अकिंचन क्या होता है, जो इतना गरीब है कि उसे कोर्ट फीस के लिए पैसा नहीं है, और जहाँ कोर्ट फीस नहीं है तो उसकी कुल आय जो संपत्ति है वो 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं है, उसे क्या माना जाएगा, गरीब माना जाएगा, वो अकिंचन के तौर पे वाद ला सकता है, उसे इससे मुक्ति मिल जाएगी। 13 ये कहती है, एक व्यक्ति अकिंचन के लिए उसने आवेदन किया और आवेदन खारिज हो गया, तो जितने समय तक आवेदन खारिज होने में टाइम लगा, मतलब 1 जनवरी को दिया, 15 जनवरी को खारिज हुआ, तो 15 दिन को जो टाइम मिला ना वो हटा दिया जाएगा, और ये फिर कोर्ट फीस जमा कर देगा तो माना जाएगा 1 तारीख से इसका वाद चल रहा है। 14 में क्या है, जहाँ कहीं कोई आदमी सद्भावनापूर्वक न्यायालय में अभियुक्त रहा है और न्यायालय किसी प्रारूपिक त्रुटि के कारण या कोई अन्य त्रुटि के कारण उसकी ग्रहण करने की क्षमता नहीं थी। जहाँ किसी वाद में वादी क्या करता है, वादी में आवेदन कर रहा है, और ऐसा आवेदन कर रहा है जो प्रथम बार चाहे अपील या पुनरीक्षण न्यायालय में प्रतिवादी के विरुद्ध है। अपील और पुनरीक्षण 2 चीज शब्द याद रखिएगा। अपील प्रथम बार वादी, प्रथम बार अपील और पुनरीक्षण न्यायालय में प्रतिवादी के विरुद्ध किसी सिविल न्यायालय में सद्भावनापूर्वक अभियुक्त रहा है, और ऐसे न्यायालय में अभियुक्त रहा है जो न्यायालय प्रारूपिक त्रुटि के कारण या अन्य के कारण वो ग्रहण करने की उसकी क्षमता नहीं थी। तो जितना टाइम वो लग रहा है सद्भावनापूर्वक उतना समय अपवर्जित हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, जिस दिन वाद दाखिल किया गया था, जिस दिन हटाया गया था, वो दोनों दिन जोड़ लिए जाते हैं। यही चीज आवेदन में है। 14 तो आवेदन में है। जब आवेदन में है, जब वादी प्रथम बार अपील या पुनरीक्षण न्यायालय में उसी पक्षकार के विरुद्ध और किसी अनुतोष के लिए, बस उसी पक्षकार और अनुतोष, ये 2 चीज अलग हैं पहले वाले से, उसके लिए लाता है तो वो भी समय अपवर्जित कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पे 12(3) में एक CPC क्लास जोड़ दिया है। CPC का आदेश 23 के 2 के होते हुए, 2 में CPC के आदेश 23 नियम 2 में ये है कि परिसीमा काल का वर्जन, चाहे जितना वर्जन हो। ध्यान करो, आदेश 23 नियम 1 का उपनियम 3 वाद से प्रत्याहरण,
जब कोई न्यायालय की इजाज़त से वाद का प्रत्यारोपण करता है तो जितना टाइम अभियुक्त रहता है वो समय अपोजिट कर दिया जाता है। 15 में है अन्य कार्रवाइयों में अभी अपोर्जन। 15 में देखिए 5 पॉइंट है, कोडिंग से याद कर लीजिए। किसी वाद में या डिक्री के निष्पादन में, वाद में या डिक्री के निष्पादन में के लिए वाद संसित करने या आवेदन करने के लिए किसी आदेश या वैदेश, न्यायालय ने कोई आदेश जारी कर दिया या वैदेश जारी कर दिया, उसको रोक दिया गया है कि आप वाद दाखिल नहीं कर सकते या डिक्री का निष्पादन नहीं कर सकते और 6 महीने तक न्यायालय के आदेश से मामला निष्पादन रुका रहा, तो ये 6 महीने क्या होंगे, अपोर्जित कर दी जाएंगे। ये 15(1) में। 15(2) में सूचना देनी थी या किसी को बात दाखिल करने के लिए हमें मान ली 2 महीने पहले नोटिस देनी थी, तो जो नोटिस का टाइम दिया है ना वो अपर्जित हो जाएगा। भाई हमको सरकार से, भाई हमने नोटिस दी थी या हमें किसी व्यक्ति के खिलाफ वाद लाने के लिए सरकार से इजाज़त लेनी है, हमने आवेदन दिया और सरकार ने इजाज़त के लिए हमें 4 महीने टाइम लगा दिए। हमें किसी व्यक्ति के विरुद्ध क्या लाना है, वाद लाना है, और कोई लोक सेवक टाइप का है तो उसके लिए वाद लाने के लिए हमें सरकार से इजाज़त लेनी पड़ेगी। हमने उस व्यक्ति के खिलाफ वाद लाने के लिए सरकार से इजाज़त के लिए आवेदन किया और सरकार ने 4 महीने का टाइम लगाया, तो ये 4 महीने क्या होगा, लिमिटेशन पीरियड में अपोर्जित कर दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या है, कोई दिवालिया हो गया है तो उसका जो रिसीवर नियुक्त किया गया है वो 3 माह से अधिक वाला मामले में नहीं माना जाएगा, इसमें 3 महीने थोड़ा याद रख लीजिएगा। और 4 में डिक्री के निष्पादन होना है। किसी व्यक्ति ने, क्रेता ने क्या किया है, वो क्रेता संपत्ति को प्राप्त करने के लिए सद्भावनापूर्वक उससे कोई व्यक्ति अभियोजित है, मतलब डिक्री के निष्पादन में क्रेता अपने हक के लिए किसी सद्भावनापूर्वक उसके खिलाफ अभियोजित है मुकदमे में, तो जितने दिन मुकदमा चलता रहा, मतलब क्रेता तो खरीदने वाला था, जिसने डिक्री का निष्पादन किया उसके खिलाफ किसी ने मुकदमा कर दिया, तो जितने दिन तक वो अभियोजित रहेंगे उतना टाइम पीरियड हक के लिए हटा दिया जाएगा। और 5 में पता लगा कोई क्या है, विदेश में है, उसे जानकारी नहीं है, जब तक वो विदेश में रहेगा तब तक अपोजिट कर दिया जाएगा। 16 क्या कहती है, कोई व्यक्ति वाद तो लाना चाहता है और वाद उद्भूत होने से पहले वो मर जाए तो क्या होगा, उसके जो विधिक प्रतिनिधि हैं जब तक समर्थ न हो जाए तब तक वाद नहीं लग सकते हो। और दूसरे में वादी वाद ला रहा है, 16(2) में प्रतिवादी के खिलाफ हो जाएगा। 17 में कपट है, भाई जिस दिन हमें कपट का पता चलेगा उसी दिन से वाद दाखिल करेंगे, जिस दिन चाहे वादी हो चाहे प्रतिवादी हो, जहाँ कपट के बारे में पता चले, या किसी अधिकार या हक का ज्ञान जिस पर वाद या आवेदन आधारित है कपट पर किया गया है, या वाद या आवेदन भूल के परिणाम की मुक्ति के लिए है, वाद या आवेदन किसी ऐसे दस्तावेज जिसका हक तैयार कर रहा है उसके लिए है, तो परिसीमा का कब से शुरू होगा, जब से हमें कपट के बारे में जानकारी हुई। लेकिन चाहे भूल हो, चाहे कंसील में छुपाव हो, चाहे मिथ्या वाले मामले हो, यदि किसी दूसरे व्यक्ति ने, उसको मालूम नहीं था कपट के लिए और उसने सद्भावनापूर्वक क्या किया, सामान खरीद लिया, उसको जानकारी नहीं थी, तो उसको अच्छा हक मिल जाएगा। 18 कैसे क्या कहती है, अभिस्वीकृति। 18 मुख्य परीक्षाएं बहुत आती हैं। 18 कहती क्या है कि जब किसी संपत्ति या अधिकार विषयक वाद में विहित काल के अवसान से पहले, जबकि संपत्ति या अधिकार विषयक वाद के विहित काल के अवसान से पहले, जो टाइम पीरियड खत्म हो रहा है उससे पहले, ऐसे संपत्ति या अधिकार विषयक वाद की अभिस्वीकृति, लिखित अभिस्वीकृति ऐसे पक्षकार द्वारा की गई है जिसके विरुद्ध दावा किया जाना है, और उस पक्षकार द्वारा जिसने दावा करना है उसने हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो जिस दिन से हस्ताक्षर हुए हैं उस दिन से नया परिसीमन काल शुरू हो जाएगा। ये लिखित होनी चाहिए, अपने आप मौखिक नहीं चलेगा। फिर समझ लीजिए, किसी संपत्ति या अधिकार विषयक वाद के लिए या वाद या आवेदन के लिए परिसीमा काल से समाप्त होने से पहले ऐसे संपत्ति या अधिकार विषयक दावे की लिखित अभिस्वीकृति उस पक्षकार द्वारा की गई है जिसके विरुद्ध ऐसा दावा किया जाना है, और जिसे दावा करना है उसने इसे क्या किया, समर्थित कर दिया है। तो जिस दिन से दावा किया गया है उस दिन से नया परिसीमन काल शुरू हो जाएगा। 19 में चाहे वो ब्याज हो चाहे वसीयती वैन हो, वो लेना है किसी को, मतलब ब्याज का मान लीजिए पैसा लेना था, 3 साल के अंदर देना था, उसने 2 साल में दे दिया, तो 2 साल से के बाद फिर से 3 साल
नया परिसीमन का काल शुरू हो जाएगा, लिमिटेशन पीरियड फिर से शुरू हो जाएगा। 20 क्या कहती है? 18 और 19 के मामले में कौन अभिस्वीकृत कर सकता है? संरक्षक, सुपुर्ददार, एक दो नाम और दिए हो, वो संरक्षक जरूर याद रख लीजिए। संरक्षक कर लिखित स्वीकृति कर सकता है। फिर 20 के 2 में दिया कौन नहीं कर सकता? भागी आगेदार हैं और रिसीवर टाइप है, ये नहीं कर सकते हैं। 21 में नए व्यक्ति का नाम जोड़ा जाना है तो जिस दिन से नाम चाहे वादी हो चाहे प्रतिवादी हो उसी दिन से जोड़ा जाएगा जिस दिन से उसे पक्षकार बनाया गया है। परंतु न्यायालय को यदि सद्भावनापूर्वक विश्वास हो जाता है इसका नाम यार छूट गया था ऐसे ही, तो ऐसे मानेगा जैसे शुरू से जुड़ा होता रहा है। ठीक है, एक परंतु दे दिया है कि जब बात चलने लगेगा दूसरा कोई विवाद खड़ा हो जाता वो बात नहीं जुड़ेगा इसमें। 22 क्या कहती है? 22 आपके मामले हो गए कंटिन्यू ऑफेंस, 23 टॉट वाले मामले, और 24 में क्या कह दिया गया कि 24 में स्पष्ट रूप से ये कह दिया गया कि भाई जो कैलेंडर चलेगा लिमिटेशन में कौन सा चलेगा? ग्रेगोरियन। अरे जनवरी फरवरी वाला बस ये चलेगा। 25 में 20 साल का उपभोग जो संपत्ति कर रहे हैं, ईसमेंट कर रहे हैं, उससे 2 साल पहले होने से पूर्ववाद ले आए। बाकी ये मेंस का क्लास है, काफ़ी लंबा जो लगता है तो उसको याद कर लिए। 20 साल का टाइम पीरियड था, उससे पहले 2 वर्ष पहले वाद लाना है, 2 वर्ष पहले, ये क्वेश्चन आता है। 26 में रिविजनर क्या होता है? एक उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए आप। ए ने बी को आजीवन संपत्ति दी, आजीवन आप रहिए आप, ठीक। ए तो मर गया, ए का पुत्र सी है तो सी रिविजनर हो गया, ठीक है ना। और जो रह रहा है उस पर किसी दूसरे ने कब्जा कर लिया, लेकिन आजीवन हित था उसका, लेकिन वो नहीं रह रहा था, वो किसी दूसरे ने कब्जा कर लिया। तो जब वो मरेगा तो उसके बाद 20 साल तक कोई रहे तब ईसमेंट शुरू होगा, अन्यथा नहीं होगा। ईसमेंट भी मेन से फंस सकता है। 26-27 में संपत्ति निरूपित वाली हो गई, 28 निश्चित है शायद, 29-28 तो ध्यान नहीं आ रहा है, निश्चित ही होगी। और 29 इंपॉर्टेंट है। एक लिमिटेशन पीरियड कहाँ दिया है? लिमिटेशन एक्ट में। एक स्थानीय विधि में दिया है, तो कौन सा माना जाएगा? तो ध्यान रखना, कोई भी एक्ट स्थानीय विधियों को ओवरलैप नहीं करता है। जो स्थानीय विधि वाला लिमिटेशन एक्ट होगा ना वही माना जाएगा, ये नहीं माना जाएगा। यहाँ पर यह भी दे दिया कि कॉन्ट्रैक्ट 25 की कोई बात नहीं मानी जाएगी, और धारा 25 और 26 की बात कोई सुखाधिकार वाले में नहीं मानी जाएगी। और कहाँ लिमिटेशन नहीं लागू होता है? जन प्रतिनिधि अधिनियम के कोई जो मुकदमे होते हैं ना वो अपने आप में पूर्ण अधिनियम है, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं। विवाह और तलाक वाले मामले में कोई लिमिटेशन नहीं होती है। 30, 31 और 32 आज की तारीख में इरेलेवेंट हो गए हैं। और फिर आती हैं अनुसूचियाँ। एक अनुसूची है जिसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 37 तक है। तो सबसे अधिक लिमिटेशन कितना है? 30 साल। सबसे कम कितना है? 10 दिन। संचित मामले में किसी को उपसंजात होना है या जवाब लगाना है 10 दिन। और जहाँ कहीं लिमिटेशन नहीं दिया गया है वहाँ कितना होगा? 3 साल। और 136 के परंतु में दिया है जहाँ शाश्वत वैदेश के लिए कोई है लिमिटेशन ना, तो वहाँ कोई परिसीमन काल नहीं होगा। कुछ लिमिटेशन क्योंकि अनुसूची बहुत लंबी है तो उसको देख सकते हैं, खासकर 3 साल, कहीं 12 साल, मतलब 30 साल है, 12 साल है, 3 साल है, ऐसे लिमिटेशन पीरियड है। ये आपका लिमिटेशन 22-23 मिनट में हो रहा है। इतना सुनेंगे और याद बार बार पढ़ लेंगे तो आपको प्री के क्वेश्चन काफ़ी हद तक निकल आएंगे। ये आपको एक साथ नहीं मिलेगा, लेक्चर सुन रहे हैं, एक साथ सुनने से फ़ायदा क्या होगा कि आपका कमांड भी होगा और आपको प्रश्न भी मिल जाएंगे। ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।